करते हैं बेसिक फाइनल बायोटेक बॉटनी। तो यूनिट फर्स्ट है उसका अगला पार्ट। देखिए पिछली क्लास में अपन ने जीन अभिव्यक्ति और जीन नियमन के बारे में पढ़ा था। अब अपने बात करेंगे जीन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट्स। जीन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट्स। देखिए जैकब और मोनोड ने ई कोलाई पर कार्य करते हुए प्रोकैरियोट्स में जीन रेगुलेशन का ओपेरॉन मॉडल प्रस्तुत किया। जैकब एंड मोनोड ये किस पर काम कर रहे थे भी? ई कोलाई पर। तो जैकब और मोनोड ने ई कोलाई पर काम करते हुए प्रोकैरियोट्स में जीन रेगुलेशन का एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसको कहते हैं ओपेरॉन मॉडल। ओपेरॉन मॉडल। ओपेरॉन क्या है यहाँ पर वो देखिए। अपने बात करेंगे ओपेरॉन की। ओपेरॉन क्या है? ओपेरॉन जीनों का एक समूह है। जीनों का एक समूह है और समूह में जितने भी जीन्स है ना, ये जीन्स इकाई के रूप में काम करते हुए किसी उपापचयी पथ की अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। ठीक है, आप इसको कई तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं ओपेरॉन को। ठीक है, कुछ डेफिनेशन होगी जो टेक्निकली ज़्यादा सही होगी, कुछ टेक्निकली कम सही होगी, लेकिन समझने के लिए ठीक है अपने को 2-3 डेफिनेशन इसकी पढ़नी चाहिए, या मैं आपको 2-3 डेफिनेशन इसकी बता दूंगा समझने के लिए। ठीक है, कुछ ज़्यादा टेक्निकली सही होगी, कुछ टेक्निकली थोड़ी सही नहीं होगी, लेकिन समझने के लिए ठीक है 2-3 डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। ओपेरॉन का मतलब क्या है? जीनों का समूह है। ठीक है, तो क्या है कि ये जो जीन्स है ना, ठीक, जीनों का एक समूह हो गया। तो जो भी जीन्स है समूह में, जो भी जीन्स है ये एक इकाई के रूप में काम करेंगे और किसी उपापचयी परिपथ की अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं। एक तो ये होगी परिभाषा। दूसरी, जीनों का समूह है जो एक इकाई के रूप में काम करते हुए किसी उपापचयी परिपथ से संबंधित कोशिकीय प्रोटीनों का संश्लेषण करते हैं। कोशिकीय प्रोटीनों का संश्लेषण करते हैं। तो एक परिभाषा ये होगी। जीनों का समूह है जो एक इकाई के रूप में काम करते हुए किसी उपापचयी परिपथ से संबंधित कोशिकीय प्रोटीनों का संश्लेषण करते हैं। ठीक, और इस इकाई को अपने क्या नाम देंगे? ओपेरॉन। ओपेरॉन।
या आप ये भी कह सकते हो कि ओपेरॉन प्रोकैरियोट्स में जीन नियमन की इकाई है। प्रोकैरियोट्स में जीन नियमन की इकाई है। ठीक है, आप ओपेरॉन को इस तरह भी परिभाषित कर सकते हो कि जीनों का समूह है जो एक इकाई के रूप में काम करते हुए किसी उपापचयी परिपथ की अभिक्रियाओं को नियंत्रित करता है, ओपेरॉन कहलाता है। तो मैंने आपको 2-3 परिभाषाएं दे दी। ठीक है, अब ज़्यादा बेटर कौन सी रहेगी टेक्निकली? ठीक है, तो जो लास्ट परिभाषा है ना वो आप याद कर सकते हो, वो याद भी आसानी से हो जाएगी। ठीक है, और टेक्निकली भी ठीक है। लास्ट परिभाषा क्या थी? मैं बोल रहा हूँ, आप सुन लेना अच्छे से। जीनों का समूह है जो एक इकाई के रूप में काम करते हुए किसी उपापचयी परिपथ से किसी उपापचयी परिपथ की अभिक्रियाओं को नियंत्रित करता है। जीनों का समूह है जो एक इकाई के रूप में काम करते हुए किसी उपापचयी परिपथ की अभिक्रियाओं को नियंत्रित करता है, ओपेरॉन कहलाता है। ठीक है, या आपने यह भी कह सकते हैं कि इस इकाई को क्या कहते हैं? ओपेरॉन। यानी जो ओपेरॉन है ना, यह एक इकाई को रिप्रेजेंट कर रहा है अभी, और इसमें कई जीन्स होते हैं, और ये जीन्स मिलकर एक इकाई के रूप में काम करते हुए किसी उपापचयी परिपथ की अभिक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं या किसी उपापचयी परिपथ को नियंत्रित करते हैं। तो मैंने आपको डेफिनेशन बता दी है। अब देखिए स्ट्रक्चर ऑफ ओपेरॉन मॉडल। उससे पहले अपने थोड़ा और देख लेते हैं, जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस है, एग्जांपल ले लेते हैं अपने। यह क्या एक उपापचयी परिपथ है? ग्लाइकोलाइसिस क्या एक उपापचयी परिपथ है। ठीक है, अब देखिए कि इस संपूर्ण प्रक्रिया का नियंत्रण जीन्स के अंडर है। यानी ग्लाइकोलाइसिस जो प्रक्रिया है, इस संपूर्ण प्रक्रिया का नियंत्रण जीन्स के अंडर है। तो यहाँ पर कई जीन्स मिलकर एक इकाई के रूप में काम करेंगे और इस ग्लाइकोलाइसिस जो कि उपापचयी परिपथ है इसको नियंत्रित करते हैं। तो यहाँ पर इस इकाई को अपने क्या कहेंगे? ओपेरॉन कहेंगे। ठीक है, देखिए जो उपापचयी परिपथ है वो छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं। ग्लाइकोलाइसिस थोड़ा सा बड़ा उपापचयी परिपथ है। अनेक उपापचयी परिपथ होते हैं, तो कोई भी एक पर्टिकुलर उपापचयी परिपथ है, उससे संबंधित जितने भी जीन्स हैं, ठीक है, उन जीन्स को अपने जब एक इकाई के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं तो उस इकाई को अपने कहते हैं ओपेरॉन। आगे देखिए, आगे बात करते हैं अपने स्ट्रक्चर ऑफ ओपेरॉन मॉडल। स्ट्रक्चर ऑफ ओपेरॉन मॉडल। देखिए ओपेरॉन मॉडल के संरचनात्मक रूप से निम्न भाग होते हैं। नाम लिख रहा हूं मैं। पहला है स्ट्रक्चरल जीन। दूसरा
ऑपरेटर, तीसरा प्रोमोटर और चौथा रेगुलेटरी जीन। रेगुलेटरी जीन, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेशन मॉडल की बात है, पहला है स्ट्रक्चरल जीन, दूसरा ऑपरेटर, तीसरा प्रोमोटर और तीसरा रेगुलेटरी जीन। देखिए ये स्ट्रक्चरल जीन और रेगुलेटरी जीन में क्या अंतर है वो अपने देख रहे हैं, ठीक है। मैं आपको मोटा मोटी बता देता हूँ, बाद में अपने लैक ऑपरेशन पढ़ेंगे आगे तब थोड़ा और देख लेंगे। जैसे आपने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा, ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है। मैं सिर्फ डब्बे से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मध्यवर्ती यौगिक को। ग्लूकोज से क्या बनेगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फिर फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। इस तरीके से प्रक्रिया चलेगी और अंत में क्या बनेगा, पायरुविक एसिड। यानी ग्लूकोज से पायरुविक एसिड के बनने के बीच में 10 बायोकेमिकल रिएक्शन हो रही है। ये पहली रिएक्शन, ये दूसरी, ये तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, इस तरह 10 बायोकेमिकल रिएक्शंस हो जाएगी ना, ग्लूकोज से शुरू होगी और अंत में क्या बनेगा अपना पायरुविक एसिड। अब कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन है उसको कौन कैटेलाइज करता है, कौन उत्प्रेरित करता है, एंजाइम। तो यहाँ पर एंजाइम फर्स्ट है, यहाँ पर एंजाइम सेकंड। तो 10 तरह की रिएक्शन अपने कह रहे हैं, तो 10 तरह के एंजाइम्स होंगे। इन एंजाइम्स का निर्माण कौन करेगा, स्ट्रक्चरल जीन। इनका निर्माण कौन करेगा, स्ट्रक्चरल जीन्स। रेगुलेटरी जीन क्या है, रेगुलेटरी जीन ने देखिए, रेगुलेटरी जीन यहाँ पर ऐसे किसी एंजाइम का निर्माण नहीं करेगा जिससे यह प्रक्रिया आगे बढ़े, ठीक है। रेगुलेटरी जीन एंजाइम या प्रोटीन तो बनाता है, लेकिन यह इस पूरी प्रक्रिया पर नियंत्रण करेगी भी। क्या करेगी, नियंत्रण करेगी, ठीक है। यहाँ पर रेगुलेटरी जीन द्वारा जो एंजाइम या प्रोटीन बनेगा ना, वह इस उपापचयी परिपथ की अभिक्रियाओं से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं होगा। स्ट्रक्चरल जीन जो भी एंजाइम या प्रोटीन बनाएगा, वो एंजाइम या प्रोटीन उपापचयी परिपथ की अभिक्रियाओं से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होगा। लेकिन रेगुलेटरी जीन द्वारा जो एंजाइम या प्रोटीन बनेगा वो प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं होगा। रेगुलेटरी जीन द्वारा जो एंजाइम या प्रोटीन बनता है वह उपापचयी परिपथ का नियंत्रण करता है, ठीक है। तो यहाँ पर एंजाइम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इस तरीके से, क्योंकि 10 बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही है तो एंजाइम्स भी 10 हो जाएंगे और 10 एंजाइम्स हैं तो स्ट्रक्चरल जीन भी कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, क्योंकि प्रत्येक स्ट्रक्चरल जीन एक एंजाइम का निर्माण करेगा, ठीक है। रेगुलेटरी जीन के बारे में मैंने आपको बता दिया। बाकी स्ट्रक्चरल जीन और रेगुलेटरी जीन में और क्या डिफरेंसेस है थोड़ा और अपने क्लियर देखेंगे जब अपने लैक ऑपरेशन करेंगे तब, ठीक है। स्ट्रक्चरल जीन क्या होता है, रेगुलेटरी जीन क्या होता है, ठीक है। तो कितने हैं, 4 पार्ट बता दिए मैंने आपको लैक ऑपरेशन मॉडल के। पहला कौन सा था पार्ट है, स्ट्रक्चरल जीन। पहला कौन सा भी, स्ट्रक्चरल जीन। देखिए वे जीन्स जो mRNA के माध्यम से कोशिकीय प्रोटीनों का संश्लेषण करते हैं स्ट्रक्चरल जीन्स कहलाते हैं। वे जीन्स जो mRNA के
माध्यम से कोशिकीय प्रोटीनों का संश्लेषण करते हैं स्ट्रक्चरल जीन्स कहलाते हैं या संरचनात्मक जीन्स कहलाते हैं। एक बात होगी। दूसरी बात देखिए कि प्रोकैरियोट्स में एक ओपेरोन में सामान्यतः एक से अधिक संरचनात्मक जीन्स पाए जाते हैं। प्रोकैरियोट्स में एक ओपेरोन में सामान्यतः एक से अधिक संरचनात्मक जीन्स या स्ट्रक्चरल जीन्स पाए जाते हैं। ये दूसरी बात होगी। अब देखिए अगली बात कि एक ओपेरोन के सभी संरचनात्मक जीन्स सम्मिलित रूप से सक्रिय होकर एमआरएनए की एक लंबी चेन या श्रृंखला का निर्माण करते हैं या अनुलेखन करते हैं, ठीक है, जिसे अपने कहते हैं पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए। पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए, ठीक, पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए। देखिए ये क्या है, दो तरह के एमआरएनए होते हैं, पॉलीसिस्टोनिक और मोनोसिस्टोनिक। मैं एक बार दोबारा ये पॉलीसिस्टोनिक वाली जो लाइन है वो रिपीट कर देता हूँ, फिर अपने इन दोनों में अंतर देखेंगे कि एक ओपेरोन के सभी संरचनात्मक जीन्स सम्मिलित रूप से सक्रिय होकर एमआरएनए की एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करते हैं या अनुलेखन करते हैं, और इस प्रकार के एमआरएनए को क्या कहते हैं अपने पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए। देखिए इसमें है क्या वो देखते हैं अपने पॉलीसिस्टोनिक और मोनोसिस्टोनिक। देखिए मान लीजिए कि यह एक ओपेरोन है, यह एक ओपेरोन है, ठीक है। ये जो मैंने डीएनए बनाया है ना, यह एक ओपेरोन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ओपेरोन को मैंने डिफाइन कर ही दिया कि यहाँ पर कई जीन्स हैं और ये कई जीन्स मिलकर किसी उपापचय परिपथ की अभिक्रियाओं को नियंत्रित करेंगे, ठीक है। तो ये एक ओपेरोन हो गया मान लीजिए, ठीक। अपना यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो गया, डीएनए और भी है, इधर मान लीजिए और भी है, डीएनए लंबा है काफ़ी, लेकिन अपने यहाँ से लेकर यहाँ तक मान लें कि यह एक ओपेरोन है। यहाँ पर कई जीन्स हैं और बाद में अनुलेखन हुआ और एमआरएनए बना। क्या बना? एमआरएनए बना। अब इस एमआरएनए से आगे जाकर कितने प्रकार के एंजाइम्स बन रहे हैं? एंजाइम फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, यानी सिंगल एमआरएनए आगे जाकर 3 प्रकार के एंजाइम्स बना रहा है, यानी 3 प्रकार के एंजाइम्स के संश्लेषण की सूचना इस सिंगल एमआरएनए में है, ठीक है। तो मतलब इस एमआरएनए का निर्माण जो है, इस एमआरएनए के निर्माण में 3 जीनों ने भाग लिया है,
ठीक है, 3 संरचनात्मक जीनों ने भाग लिया है। जैसे यहाँ से मान लीजिए ये स्ट्रक्चरल जीन है फर्स्ट, ये स्ट्रक्चरल जीन है सेकंड, और ये स्ट्रक्चरल जीन है थर्ड। तो देखिए ये अपना ओपेरोन हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक जीनों का एक समूह है जो कि इकाई के रूप में काम करते हुए किसी उपापचयी परिपथ की अभिक्रियाओं को नियंत्रित करता है। ठीक है, उसे अपने कहते हैं ओपेरोन। ये ओपेरोन है। ठीक, अब इस ओपेरोन में 3 संरचनात्मक जीन है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब तीनों जीनों का अनुलेखन साथ में होगा। ऐसा नहीं है कि स्ट्रक्चरल जीन फर्स्ट है, उसका एक अलग mRNA बनेगा, इसका एक अलग mRNA बनेगा, इसका एक अलग mRNA बनेगा, ऐसा नहीं है। इन तीनों का अनुलेखन साथ में होगा और एक लंबा mRNA अणु बन जाएगा। ठीक, और यह mRNA अणु आगे जाकर 3 प्रकार के एंजाइम्स का निर्माण करेगा। ठीक है, तो ये जो सिस्टम है इसको कहते हैं अपने पॉलीसिस्ट्रोनिक। क्या कहते हैं? पॉलीसिस्ट्रोनिक। यानी ये जो mRNA है ना, ये पॉलीसिस्ट्रोनिक है। मतलब इस सिंगल mRNA में 3 प्रकार के एंजाइमों या 3 प्रकार की प्रोटीन्स के संश्लेषण की सूचना है। तो ये क्या हो जाएगा? पॉलीसिस्ट्रोनिक। ठीक है, और इस mRNA का निर्माण इस इकाई से हुआ है, ओपेरोन से हुआ है। ठीक, यानी इस ओपेरोन में 3 संरचनात्मक जीन्स है, क्योंकि प्रत्येक संरचनात्मक जीन्स किसी एंजाइम का संश्लेषण करता है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 एंजाइम्स है। ठीक है, तो मतलब अब यहाँ पर जीन्स भी कितने हो गए? संरचनात्मक जीन्स भी कितने हो गए? 3 हो गए। ठीक है, संरचनात्मक जीन्स भी कितने हो गए? 3 हो गए। और संरचनात्मक जीन्स को अपने सिस्ट्रोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्ट्रोन। तो 3 है, तो पॉलीसिस्ट्रोनिक। ठीक है, तो यह mRNA हो गया। यह mRNA आगे जाकर 3 एंजाइमों का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये यानी इस mRNA का निर्माण ऐसी इकाई से हुआ है जिसमें 3 संरचनात्मक जीन्स थे। ठीक है, तो इस प्रकार यह mRNA क्या हो गया? पॉलीसिस्ट्रोनिक। यानी इस mRNA में 3 प्रकार के एंजाइमों की सूचना है। मोनोसिस्ट्रोनिक का मतलब क्या हो गया? जैसे यह DNA है और ये जो भाग है इसका अनुलेखन होता है और mRNA बनता है, और यह mRNA आगे जाकर कोई एक एंजाइम बनाता है, कोई एक एंजाइम बनाता है, या कोई एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता है, या कोई एक प्रोटीन बनाता है, तो यह मोनोसिस्ट्रोनिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोनोसिस्ट्रोनिक। तो यह पॉलीसिस्ट्रोनिक और यह मोनोसिस्ट्रोनिक। ठीक है, तो अपनों में तो मिलता है ये सिस्टम मोनोसिस्ट्रोनिक, और प्रोकैरियोट्स में मिलता है पॉलीसिस्ट्रोनिक। ठीक है, तो ये हो गया अपना। ठीक है, कि जो ओपेरोन होते हैं ना, उस ओपेरोन में एक से ज़्यादा संरचनात्मक जीन्स होते हैं, और एक ओपेरोन में जितने भी संरचनात्मक जीन्स हैं उनका अनुलेखन एक साथ ही होता है। यानी एक सिंगल mRNA बनता है। ठीक, एक लंबा mRNA अणु बनता है, और इसे अपने कहते हैं पॉलीसिस्ट्रोनिक mRNA। ठीक है, जो आगे जाकर एक से ज़्यादा एंजाइमों का निर्माण या प्रोटीन्स का निर्माण करता है। अगर देखिए ऑपरेटर, ये सब आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा जब अपने लैक ओपेरोन करेंगे तब। स्ट्रक्चरल जीन, रेगुलेटरी जीन्स, पॉलीसिस्ट्रोनिक, मोनोसिस्ट्रोनिक, तो तब तक धैर्य रखिए। आगे है ऑपरेटर। देखिए
अपने बात करें ऑपरेटर की, ऑपरेटर क्या है? जो ऑपरेटर होता है वो विशेष डीएनए अनुक्रम है जो अनुलेखन प्रक्रिया पर नियंत्रण करता है। ऑपरेटर क्या है? विशेष डीएनए अनुक्रम जो अनुलेखन प्रक्रिया पर नियंत्रण करता है। देखिए, जो रेगुलेटरी जीन है ना, रेगुलेटरी जीन से उत्पन्न प्रोटीन ऑपरेटर से जुड़ती है और अनुलेखन प्रक्रिया का दमन करती है। जो भी अपनी रेगुलेटरी जीन है, यह क्या बनाएगी? कोई प्रोटीन बनाएगी, और यह प्रोटीन किससे जुड़ेगी? ऑपरेटर से। और जब रेगुलेटरी प्रोटीन या रेगुलेटरी जीन के द्वारा उत्पन्न प्रोटीन ऑपरेटर से जुड़ जाती है तो अनुलेखन प्रक्रिया का दमन हो जाता है। अनुलेखन प्रक्रिया का दमन, सप्रेस, यानी अनुलेखन नहीं होता। ये हो गया, ठीक है। आगे देखिए, अगला है अपना प्रोमोटर। नंबर 3 क्या अपना प्रोमोटर। यह भी विशेष डीएनए अनुक्रम है जिसे आरएनए पॉलीमरेज जुड़कर अनुलेखन प्रक्रिया को प्रारंभ करता है। प्रोमोटर भी क्या है? यह भी विशेष डीएनए अनुक्रम है, विशेष डीएनए अनुक्रम है जिसे आरएनए पॉलीमरेज जुड़कर अनुलेखन प्रक्रिया को प्रारंभ करता है। ठीक है, तो जिस बात से अनुलेखन की शुरुआत होती है उसको अपने कहते हैं प्रोमोटर। जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो प्रोमोटर से जुड़ता है और फिर अनुलेखन की शुरुआत होती है। ये एक विशेष डीएनए अनुक्रम है। अगला है रेगुलेटरी जीन। देखिए, रेगुलेटरी जीन के बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया था। नंबर 4 अपनी, पहला था स्ट्रक्चरल जीन, फिर ऑपरेटर, फिर प्रोमोटर, और चौथा है रेगुलेटरी जीन। हिंदी में कहते हैं दमनकारी या नियामक जीन, दमनकारी या नियामक जीन। देखिए, जो रेगुलेटरी जीन है यह दमनकारी प्रोटीन का निर्माण करती है जो ऑपरेटर से जुड़कर अनुलेखन क्रिया का दमन करती है। एक्चुअल में रेगुलेटरी जीन ही अनुलेखन का नियमन करती है अभी। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें, अगर नियमन की बात करें, नियंत्रण की बात करें, तो वो रेगुलेटरी जीन है। तो ये हो गया अपना, बाकी करते हैं कल।